मैं डॉक्टर सुभाष, प्रोफेसर हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, आपका स्वागत करता हूं आज की इस चर्चा में। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के बारे में। पिछले 150 सालों से हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे जा रहे हैं। अब तक हिंदी साहित्य के इतिहास की सैकड़ों पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं और इस प्रयास में साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति का भी विकास हुआ है। साहित्य के इतिहास लेखन के दौरान साहित्य का इतिहासकार किसी काल विशेष के मनुष्य के भावों और विचारों का स्वरूप खोजता है, उस साहित्य की प्रगति और विकास को रेखांकित करता है, साहित्य में हुए परिवर्तनों की पहचान करता है और समाज के विभिन्न आंदोलनों, परिवर्तनों और संघर्षों के साथ साहित्य के संबंधों की पड़ताल भी करता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर विचार से हम हिंदी साहित्य के इतिहास को तो समझ ही सकते हैं, इसके साथ साथ इतिहास लेखन के दौरान की इतिहास चेतना और साहित्य चेतना को भी समझा जा सकता है। इतिहास लेखन की परंपरा का विश्लेषण और मूल्यांकन करने पर इसका अनुमान भी सहज ही हो जाएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक अपने अतीत की चेतना को समग्रता में समझ पाए हैं या नहीं। वे किसी काल के साहित्य के सृजनात्मक व सौंदर्यात्मक पहलुओं का उद्घाटन करने में कितने सफल हो पाए हैं। हर पीढ़ी अपनी बौद्धिक विरासत से जुड़ना चाहती है, अपने जीवन के संकटों को समझने, उनका समाधान खोजने और जीवन को बेहतर बनाने के लिए अतीत के अनुभवों का प्रयोग करना चाहती है। इसके लिए उसे इतिहास लिखना पड़ता है। इतिहासकार ओक शाह ने सही ही कहा था कि इतिहास इतिहासकार का अनुभव है, इतिहासकार के अलावा और कोई इसका निर्माण नहीं करता और इसका निर्माण करने का एकमात्र रास्ता है इतिहास लेखन। साहित्य किसी देश या समाज के आंतरिक जगत का प्रतिबिंब है। मनुष्य के आंतरिक जगत के निर्माण में उसके परिवेश और परंपरा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवर्तनशील समाज में मनुष्य के आंतरिक जगत में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। डॉक्टर शिव कुमार मिश्र ने सही लिखा है कि साहित्य का इतिहास केवल साहित्य का इतिहास नहीं होता, वह उस जाति की भाषा, जातीय जीवन और समाज का इतिहास भी होता है, साहित्य जिनका संश्लिष्ट रूप है। हिंदी भाषा में साहित्य की रचना को 1000 साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को अभी 200 साल भी नहीं हुए। इन सालों में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के ढांचे और दृष्टि में आमूल परिवर्तन आए हैं। इतिहास लेखन की इस परंपरा के कई मोड़ और पड़ाव हैं। आरंभ से ही हिंदी साहित्य के इतिहासकार को जिस समस्या का सामना करना पड़ा वह थी विश्वसनीय स्रोतों से प्रामाणिक सामग्री का अभाव। धार्मिक केंद्रों में रचित साहित्य धार्मिक आग्रहों के कारण शोधकर्ताओं व इतिहासकारों को पूर्ण रूपेण उपलब्ध नहीं हुआ। इस साहित्य की एक समस्या प्रक्षिप्तता भी थी। धार्मिक अनुयायियों ने अपनी रचनाएं भी मूल साहित्य में शामिल कर दी। इसमें एक समस्या प्रामाणिक पाठ की भी रही। साहित्य का रचना काल और इसके संकलन काल में अंतर होने के कारण भी इसके मूल स्वरूप की पहचान का सवाल उलझा ही रहा है। विभिन्न लिपिकारों की लिखावट की विशेषताओं के कारण आया पाठ का अंतर भी एक समस्या ही रहा है। हिंदी साहित्य इतिहासकारों को जो सामग्री मिली वह भी आधी अधूरी मिली। मध्यकालीन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में अपने बारे में जानकारियां नहीं दी हैं और किसी साहित्यकार ने प्रसंगवश दी हैं तो बहुत ही कम। अंतः साक्ष्य के अभाव में अटकलें लगाने के अलावा इतिहासकार के पास कोई रास्ता नहीं था। यदि ऐतिहासिक सूचनाएं देने वाली सामग्री पर दृष्टि डालें तो वह बहुत ही कम है। आदिकालीन सिद्धों के बारे में तंचूर नामक भोटिया ग्रंथ संग्रह तथा वर्ण रत्नाकर ग्रंथ का नाम लिया जा सकता है। मध्यकालीन संतों भक्तों के बारे में भक्तमाल, 84 वैष्णवन की वार्ता, 200 वैष्णवन की वार्ता हैं। इनमें बहुत कम साहित्यकारों के बारे में और एक विशेष आग्रह के साथ ही सामग्री है। उपलब्ध सामग्री और साहित्यकारों की रचनाओं के विश्लेषण के बाद हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने
अपनी साहित्यिक विरासत का मूल्यांकन करने के सतुत्य प्रयास किए हैं। नई सामग्री व तथ्यों की खोज तथा शोध के निष्कर्षों से इतिहास लेखन में परिवर्तन आता गया है। इतिहासकारों की अपने युग के अनुरूप साहित्य से अपेक्षाओं, प्राथमिकताओं और सरोकारों से इतिहास दृष्टि में बदलाव आता गया है। हिंदी साहित्य की विविध दृष्टिकोणों से व्याख्या, विश्लेषण और मूल्यांकन से यह समृद्ध होता गया है। विचार जगत में आए बदलावों और मुद्दों की प्राथमिकताओं के कारण चिंतन मनन की पद्धतियां भी बदली हैं, जिसके प्रभाव को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन पर स्पष्ट तौर पर रेखांकित किया जा सकता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के विकास और परंपरा में आए परिवर्तनों को समझने के लिए हिंदी के इतिहास ग्रंथों पर विचार करना जरूरी है। यहाँ हम हिंदी साहित्य के इतिहासकारों और उनके ग्रंथों की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं: गारसा द तासी, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज, जॉर्ज ग्रियर्सन, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिश्र बंधु विनोद, रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास भारत में नहीं बल्कि फ्रांस में लिखा गया। किसी भारतीय विद्वान या इतिहासकार ने नहीं बल्कि गैर भारतीय ने लिखा, और भारतीय भाषा में नहीं बल्कि फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया। हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार का नाम है गारसा द तासी। इनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी। यह पुस्तक पहली बार 2 भागों में प्रकाशित हुई, सन 1839 ईस्वी में और सन 1847 में। सन 1871 में 3 भागों में इसका परिवर्धित संस्करण प्रकाशित हुआ। इसमें हिंदी व उर्दू भाषा के लेखकों का परिचय मात्र है। लेखकों का यह परिचय उनके कालक्रम की दृष्टि से नहीं दिया गया, बल्कि रोमन लिपि के वर्णक्रम के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। यह ग्रंथ इतिहास की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। एक तो इसमें हिंदी भाषा के साथ दूसरी भाषाओं के लेखकों को भी शामिल किया गया है। दूसरे, इसमें काल विभाजन व काल की प्रवृत्तियों का विश्लेषण व नामकरण करने का प्रयास नहीं किया गया। बेशक यह ग्रंथ इतिहास के मानदंडों पर खरा न उतरता हो, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की दिशा में पहला कदम होने के कारण इसका ऐतिहासिक महत्व तो है ही। सन 1878 में नवल किशोर प्रेस से शिव सिंह सरोज नामक एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ। इसमें 838 कवियों का जीवन परिचय और उनकी 2000 के करीब रचनाओं के नमूने दिए गए। इसके लेखक ने कवियों के जन्म काल और रचनाओं के रचना काल के संकेत तो दिए हैं, लेकिन वे प्रामाणिक और विश्वसनीय नहीं है। यह ग्रंथ इतिहास की कसौटी पर तो खरा नहीं उतरता, लेकिन इसके लेखक ने लेखकों की सूची तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है, जो बाद के इतिहासकारों के लिए आधार सामग्री बनी। ग्रियर्सन ने इसका महत्व स्वीकारते हुए लिखा था कि एक देशी ग्रंथ जिस पर मैं अधिकांश निर्भर रहा हूं और प्राय सभी छोटे छोटे कवियों और प्रसिद्ध कवियों के संबंध में प्राप्त सूचनाओं के लिए मैं ऋणी हूं। जॉर्ज ग्रियर्सन रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। इसमें ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालक्रम के अनुसार वर्गीकरण किया। उनके साहित्य की प्रवृत्तियों को भी उद्घाटित करने का प्रयास किया है। ग्रियर्सन भाषाओं के जानकार थे। अपने भाषाओं के ज्ञान का प्रयोग अपने इतिहास लेखन में बाखूबी किया। उन्होंने भाषा के आधार पर रचनाकारों की छंटाई की। प्राकृत और उर्दू के रचनाकारों को हिंदी भाषा के
रचनाकारों से अलग किया। इस संबंध में उन्होंने लिखा है कि मैं आधुनिक भाषा साहित्य का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं, अतः मैं संस्कृत में ग्रंथ रचना करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूं। प्राकृत में लिखी पुस्तकों को भी विचार से बाहर कर रहा हूं। भले ही प्राकृत कभी बोलचाल की भाषा रही हो, पर आधुनिक भाषा के अंतर्गत नहीं आती। इस ग्रंथ की लेखन पद्धति के कारण इसे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जा सकता है। इसमें साहित्य की प्रवृत्तियों को सामाजिक संदर्भों में व्याख्यायित किया और काल विभाजन के गुण दोषों पर भी विचार किया गया है। श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र दो भाई थे। सन 1899 से 1916 तक नागरी प्रचारिणी सभा काशी के खोज कार्य निरीक्षक पद पर रहे। नागरी प्रचारिणी सभा काशी वह संस्था थी जिसने हिंदी भाषा को स्वरूप देने में उल्लेखनीय कार्य किया था। हिंदी के साहित्य संकलन और उसके विश्लेषण के काम को राष्ट्र निर्माण व हिंदी जाति के सांस्कृतिक उत्थान के तौर पर लिया था। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित इतिहास सन 1913 में मिश्र बंधु विनोद नाम से 3 भागों में प्रकाशित हुआ और इसका चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। इसमें मिश्र बंधुओं ने 5000 रचनाकारों का उल्लेख किया है। रचनाकारों के व्यक्तिगत जीवन के विवरण के साथ उनके साहित्य पर भी प्रकाश डाला गया है। मिश्र बंधु अनेक अज्ञात रचनाकारों को प्रकाश में लाए और मूल्यांकन करके इनका साहित्यिक महत्व बताने की कोशिश भी की। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ को 8 खंडों में विभाजित किया। मिश्र बंधुओं की लेखन पद्धति इतिहासकार की नहीं बल्कि कोशकार की पद्धति है। सन 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ। यह नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इसे हिंदी का पहला सुव्यवस्थित इतिहास कहा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास को परिभाषित किया और साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति विकसित की। अपनी दृष्टि स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। आचार्य शुक्ल ने इसी आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास को कालों में विभाजित किया और उनका नामकरण किया। यहीं से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण की सुदृढ़ परंपरा प्रारंभ हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन और उनका नामकरण किया। काल विभाजन पर तो उतना विवाद नहीं हुआ, लेकिन उनके नामकरण पर काफी विवाद हुआ। उन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया, जो बाद में अमान्य हुआ, लेकिन यह उनके समय की सीमा थी। उस समय तक प्रामाणिक सामग्री का अभाव था, जिस कारण उनके निष्कर्ष गलत साबित हुए। आचार्य शुक्ल ने साहित्य का अध्ययन उसके परिवेश और सामाजिक संदर्भों में किया। कृतियों और रचनाकारों का विश्लेषण युग संदर्भ में किया। युगों की साहित्य चेतना खोजने और हिंदी की साहित्यिक विरासत की पहचान व मूल्यांकन करने की पद्धति अपनाई। आचार्य शुक्ल से पूर्व हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में कवियों के जीवन वृत्त पर अधिक जोर रहता था, लेकिन आचार्य शुक्ल ने साहित्यकारों के जीवन चरित्र के विवरण को प्रमुखता न देकर उनके साहित्य की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालने की शुरुआत की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास दृष्टि युक्त इतिहास था। उनके इतिहास पर उनकी आलोचना दृष्टि की छाप स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि निर्मित हुई थी
हिंदी जाति की सांस्कृतिक रक्षा के बोध से। वे औपनिवेशिक और सामी धर्मों की वैचारिकता को हिंदी जाति की संस्कृति के लिए खतरा मानते थे। इस दृष्टि से विरासत के मूल्यांकन में युगों की शुरुआत के कारणों की सही पहचान नहीं कर पाए। उदाहरण के तौर पर भक्ति काल के उदय के बारे में उनकी मान्यताएं गलत साबित हुई। लोक मंगल व नैतिकता की कसौटी पर कवियों के कवि कर्म के मूल्यांकन के कारण कई मुख्य साहित्यिक धाराओं और साहित्यकारों की उपेक्षा हुई। उदाहरण के तौर पर कबीर की और रीतिकाल को विशेष तौर पर रेखांकित किया जा सकता है। इतिहास दृष्टि में इस संकीर्णता की निरंतर आलोचना हो रही है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सबसे बड़ी देन है इतिहास लेखन का ढांचा। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहासकारों को इतिहास लेखन का पुख्ता आधार प्रदान किया। उसी का परिणाम है कि बाद में छोटे मोटे परिवर्तनों के साथ उसी ढांचे में हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे जाते रहे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 3 पुस्तकें लिखी। हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 में प्रकाशित हुई, हिंदी साहित्य का आदिकाल जो 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास जो 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। साहित्य के इतिहास के बारे में उनका मानना था कि साहित्य का इतिहास ग्रंथों और ग्रंथकारों के उद्भव और विलय की कहानी नहीं, वह काल स्रोत में बहे आते हुए जीवंत समाज की विकास कथा है। ग्रंथकार और ग्रंथ उस प्राणधारा की ओर सिर्फ संकेत करते हैं, वे ही मुख्य नहीं है। मुख्य है वह प्राणधारा जो नाना परिस्थितियों से गुजरती हुई आज हमारे भीतर अपने आप को प्रकाशित कर रही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास दर्शन ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन को गहरे से प्रभावित किया। उन्होंने परंपरा के संदर्भ में साहित्यकारों और साहित्यिक कृतियों का मूल्यांकन किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की खामियों की ओर ध्यान दिलाया और इतिहास लेखन विधा को आलोचनात्मक आधार प्रदान किया। आचार्य द्विवेदी ने विशेष तौर पर उन साहित्यिक धाराओं के योगदान को रेखांकित किया जो समाज के निम्न वर्गों के भावों विचारों को अपने में समेटे हुए थी। इससे हिंदी साहित्य की जनोन्मुखता को बल मिला। इतिहास लेखन के कार्य को महत्वपूर्ण मानते हुए इसके लिए सामूहिक प्रयास भी किए गए। नागरी प्रचारणी सभा के हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास को इस श्रेणी में रखा जा सकता है, जो 16 भागों में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ, जिसमें अनेक विद्वानों ने अपना योगदान दिया, लेकिन इसमें इतिहास दृष्टि का अभाव ही रहा। इसकी सीमा की ओर स्वयं नगेंद्र जी ने संकेत किया है कि अनेक विद्वानों का समवेत उद्योग होने के कारण इसमें वांछित एकान्विति नहीं है। इसके अलावा विधाओं को केंद्रित करके किसी काल विशेष को आधार बनाकर इतिहास लिखे गए। अपनी पद्धति और सामग्री की विशिष्टता को रेखांकित करने के लिए वैज्ञानिक और दूसरा इतिहास ग्रंथ भी लिखे गए। छात्रों को परीक्षाओं में सहयोग के लिए भी अनेक ग्रंथों की रचना की गई। इतिहास लेखन की यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। समाज में नई नई विचारधाराएं और आंदोलन हो रहे हैं। विशेष तौर पर अस्मिता के आंदोलन उभार पा रहे हैं, तो दलित दृष्टि और स्त्री दृष्टि से इतिहास लेखन के स्तुत्य प्रयास हो रहे हैं। इससे अतीत के साहित्य के प्रति दृष्टिकोण भी बदल रहा है और उसकी व्याख्याएं भी बदल रही हैं और उसका मूल्यांकन भी बदल रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन पर औपनिवेशिक दृष्टि का प्रभाव रहा है। औपनिवेशिक दृष्टि से अतीत का विश्लेषण और मूल्यांकन किया गया, जिससे हिंदी साहित्य की चेतना का उद्घाटन सही परिप्रेक्ष्य में नहीं हुआ। भक्ति काल के साहित्य के प्रति अपनाए गए दृष्टिकोण से यह समझा जा सकता है। औपनिवेशिक इतिहास बोध ने हिंदी की परंपरा का मूल्यांकन अपने ढंग से किया और उसके जनपक्षीय एवं विद्रोही स्वरों का अनुकूलन करने की कोशिश की। भारतीय इतिहास को धार्मिक सांप्रदायिक संघर्षों और विवादों के दायरे में रखना औपनिवेशिक डिजाइन का हिस्सा था, ताकि वर्तमान में भारतीय जनता को धार्मिक सांप्रदायिक आधार पर आसानी से विभाजित किया जा सके। मध्यकाल के सूफी संतों के अनुयायी हिंदू और मुस्लिम समुदायों तथा समाज की विभिन्न श्रेणियों से आ रहे थे। भारत की बहुधर्मी, बहुभाषी, बहुसंस्कृति के चरित्र को उभार कर सांझी संस्कृति के निर्माण का महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। इसे अनदेखा करते हुए
इसे मुस्लिम अत्याचार की प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया। संतों सूफियों के साहित्य को साधना पद्धतियों और मत मतांतरों के तात्विक दायरे में व्याख्या विश्लेषण से साहित्यिकता और विशिष्टता की अनदेखी हुई है। उदाहरण के तौर पर मलिक मोहम्मद जायसी को सूफी दायरे में ही पढ़ा गया। हिंदी साहित्य के इतिहासों में भक्ति काल के साहित्य की आध्यात्मिकता पारलौकिकता को इतना महिमा मंडित किया गया कि लौकिकता और जागतिकता ओझल हो गई। कबीर की रहस्यवादिता पर तो खूब उछलकूद हुई, लेकिन तत्कालीन धर्म सत्ताओं से टकराहट और विद्रोह के स्वरों को उसके सामाजिक कारणों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। तत्कालीन शासन सत्ताओं के साथ संघर्ष तथा स्थापित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति आक्रोश में दबी परिवर्तन धर्मी चेतना को प्रमुखता से रेखांकित नहीं किया गया। रीतिकाल की भी उपेक्षा हुई है। रीतिकाल के साहित्य का मूल्यांकन साहित्यिक मानदंडों पर नहीं बल्कि नैतिकता के आधार पर किया गया। उसके कुछ बेहद संवेदनशील पक्ष भी चेतना का हिस्सा नहीं बने। हमारा वर्तमान समय बदल रहा है, उसकी जरूरतें बदल रही हैं। नए संदर्भों में हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की महती आवश्यकता है। नए संदर्भों में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन हिंदी जगत में साहित्य के नई चेतना निर्मित करने में भूमिका अदा कर सकता है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।